हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका शिवानी नर्सिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद कि काफी आपका 2 दिनों में काफी अच्छा रिस्पांस मिला है। आज अपन ने लास्ट टॉपिक में अपन ने बात करी मीजल्स की, आज अपन बात करेंगे मम्स की। आपके जो पढ़ाने का तरीका है वो ये रहेगा कि आपके हर जो अपन सबसे पहले कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पढ़ रहे हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के लगभग 28 से 30 कम्युनिकेबल डिजीज है, उसका एक एक डिजीज का कंप्लीट एग्जाम बेस्ड अकॉर्डिंग टू एम्स दिल्ली बेस्ड पे आपका पूरी तरह से हर टॉपिक का कंप्लीट डिटेल में वीडियो बना के यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। इसके अलावा अपने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन ऐप जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉइड ऐप है या आपके एप्पल फोन में नहीं चलेगा, केवल एंड्रॉइड फोन में ही चलेगा, तो वहां से आप डाउनलोड करें। इस ऐप को डाउनलोड करके खुद को स्टूडेंट पोर्टल में जाके रजिस्टर कीजिएगा। वहां जाके आप हर यूनिट का, जैसे मीजल्स का पढ़ा तो मीजल्स के आप वहां से नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। आप मम्स पढ़ रहे हैं तो मम्स के नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा वहां से स्टडी में मटेरियल आप कलेक्ट कर सकते हैं जो पर्सनली मेरे द्वारा हैंड रिटन लिखे गए हैं। इसके अलावा आप यूट्यूब चैनल पे जाके या वहीं से लाइव क्लासेस में जाके अपने वीडियो देख सकते हैं। साथ में हर टॉपिक का आप क्लास टेस्ट दे सकते हैं जो कि प्योर एम्स दिल्ली ईएसआई आरआरबी बेस्ट है। और मैंने हर क्वेश्चन में वहां पे मेंशन किया है आपको कि कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आ चुका है या कौन सा इंपॉर्टेंट है या कौन सा आने के पूरे चांस है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों की शिकायत है कि ये सिम्टम नहीं है, तो ये बिल्कुल सही है, जो पढ़ा है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये अकॉर्डिंग जो वैल्यू है एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग है। सारी बुकें या एमक्लेक्स हमेशा सही नहीं होती, हालांकि कुछ हद तक वो पूरी सही है लेकिन 100% सही नहीं है, बिकॉज ये जितनी भी वैल्यू है एम्स दिल्ली की है। और मेरा खुद का अनुभव है 2-3 साल का एम्स में काम करने का दिल्ली में, तो वहां का सारा मैंने आपको अनुभव बता रहा हूं, जो इसीलिए कि राइट आंसर क्या जाता है। क्लियर है? आपने क्या पढ़ा ये इंपॉर्टेंट मायने नहीं रखता, एम्स क्या मानता है वो इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्लियर है? बुक किस लैंग्वेज के पीछे नहीं भागना, अपने को सिलेक्शन लेना तो एम्स के अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा। भले हो सकता है वो 30 कुछ हद तक गलत हो, लेकिन एम्स के अकॉर्डिंग राइट आंसर वही है और सिलेक्शन के लिए वही आपको सही आंसर करना पड़ेगा। तो आपका ये पढ़ने का रहेगा कि ऐप स्टोर कीजिएगा, आप वहां से नोट्स कलेक्ट कीजिएगा, टेस्ट दीजिएगा। पोस्ट इवैल्यूएशन आप टेस्ट देने के बाद भी आप खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि कितने राइट और रॉन्ग आंसर किए, कितने नंबर आए, आपकी कौन सी रैंक है, इसके अलावा क्या राइट आंसर है। सारा कंप्लीट मटेरियल आपको शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के ऐप पे मिलेगा या फिर आपको यूट्यूब चैनल पे मिलेगा। तो नेक्स्ट अपन मीजल्स के बाद अपन 3 डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग को पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे। लगभग इसमें आपको 50 से 60 घंटे का लेक्चर दिया जाएगा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में पूरा डिटेल में। और एम्स में लगभग 8 से 10 नंबर की क्वेश्चन आते हैं। पूरा टारगेट है कि 10 के 10 नंबर अपन वहां से ले आए। छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन ये फोकस करेंगे कि किस तरह से सिलेक्शन लेना है और कैसे क्वेश्चन बनता है, किस तरह से डिफरेंशिएट करना है आपको हर चीज को। पहले रीजन पढ़ा, अब पढ़ेंगे मम्स और फिर बाद में पढ़ेंगे रुबेला। तो सबसे सेकंड टॉपिक के ऊपर बात करते हैं मम्स की। मम्स का दूसरा नाम है रुबुला या पेरोटाइटिस डिजीज। कौन सी डिजीज? पेरोटाइटिस। इसको हिंदी में बोलते हैं बच्चों कंठमाला रोग। कंठमाला का रोग हिंदी में क्या बोलते हैं? कंठमाला का रोग। कंठमाला मतलब गले में सूजन हो जाती है, इसलिए क्या बोलते हैं? कंठमाला का रोग। मम्स, रूबेला या पेरोटाइटिस डिजीज। सिंपली अगर बात करें मम्स की, ये भी एक रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है एज वेल एज मीजल्स। यहां अगर बात करें अपन सिस्टोमेटिक व्यू में अपन हर टॉपिक का वही पढ़ेंगे, पॉजिटिव एजेंट, जीनस, फैमिली, सीजन वगैरह। तो सिंपली बात करते हैं शुरुआत, सबसे पहले बात करते हैं पॉजिटिव एजेंट की। तो सबसे पहले डिजीज की शुरुआत में अपन बात करते हैं कि मम्स का पॉजिटिव एजेंट क्या है। तो सिंपली अगर बात करें कि मम्स की पॉजिटिव एजेंट की, तो वेरी इंपॉर्टेंट पेरोटिडाइटिस वायरस। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आ चुका है और आगे बनने के भी पूरे चांस है। पेरोटिडाइटिस वायरस, ये क्वेश्चन पूछा गया है ईएसआईसी हरियाणा में 2017 में जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर पूछा गया है ईएसआईसी हरियाणा में कि जो मम्स है उसका पॉजिटिव एजेंट क्या है? पेरोटिडाइटिस वायरस, या इसको कंठमाला की बीमारी या कार्डामोल की बीमारी भी बोलते हैं। तो पेरोटिडाइटिस वायरस इसका पॉजिटिव एजेंट है। पेरोटिडाइटिस वायरस बोलो, या इसका दूसरा नाम है मम्स। इसका दूसरा नाम है मम्स ऑर्थोरूबुला वायरस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका दूसरा नाम क्या है? मम्स ऑर्थोरूबुला वायरस। किसका? पॉजिटिव एजेंट का दूसरा नाम है पेरोटिडाइटिस वायरस का मम्स ऑर्थोरूबुला वायरस, जो कि कैसा वायरस है बच्चों? तो वेरी इंपॉर्टेंट आरएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आरएनए मिक्स वायरस है। कैसा वायरस है? आरएनए मिक्स वायरस। अपन ने पढ़ा था आरएनए की कई फैमिली होती है, आरएनए मिक्स वायरस, टोगा वायरस, ऑर्थो मिक्स वायरस,
पैरामिक्सोवायरस, मायोमिक्सोवायरस, तो ये कौन सा है? मिक्सोवायरस, आरएनए मिक्सोवायरस। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है कॉजेटिव एजेंट में, या तो ये पूछेंगे, मोस्टली ये पूछते हैं कि कैसा है मिक्सोवायरस। जैसे लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा कि मीजल्स का कॉजेटिव एजेंट पैरामिक्सोवायरस था, आरएनए, वैसे इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है? आरएनए मिक्सोवायरस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला कॉजेटिव एजेंट से। क्लियर है? तो ये तो बात होगी पॉजिटिव एजेंट। दूसरा, इस पॉजिटिव एजेंट की फैमिली कौन सी है? दूसरा कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि इस पॉजिटिव एजेंट की फैमिली कौन सी है? और सिंपली भाषा में अगर बात करें, पॉजिटिव एजेंट की जो फैमिली है वो है पैरामिक्सोविरिडाई। कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है ये? पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली से बिलोंग करता है। कौन? आपका पेरिटोनाइटिस वायरस। और पेरिटोनाइटिस वायरस नाम से पता चला क्योंकि इस डिजीज में पैरोटिड ग्लैंड सबसे ज्यादा अफेक्ट होती है। आगे पढ़ेंगे। पेरिटोनाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड, जो कि सबसे बड़ी ग्लैंड है, उसका इन्फ्लेमेशन होता है। तो वायरस का नाम उसी से पड़ा, पेरिटोनाइटिस वायरस, या इसको बोलते हैं मम्प्स ऑर्थोरूबुला वायरस, जो कि कैसा है? आरएनए मिक्सोवायरस। जो कि ये फैमिली किससे बिलोंग करता है? तो पैरामिक्सोविरिडाई फैमिली से। और तीसरा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जीनस कौन सा है? क्या है? जीनस। तो जीनस की अगर बात करें तो रूबुला वायरस जीनस से बिलोंग करता है। जैसा हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा मीजल्स का जीनस मोरबेली, वैसे ही इसका जीनस कौन सा है? रूबुला वायरस। इसीलिए मम्प्स का दूसरा नाम क्या है? रूबुला। मम्प्स का दूसरा नाम क्या? रूबुला। रूबेला नहीं बोला मैंने, रूबुला बोला, ये ध्यान रखना, या पेरिटोनाइटिस डिजीज। तो तीन बात करी। सबसे पहले बात करी अपन ने किसकी? पॉजिटिव एजेंट की, पेरिटोनाइटिस वायरस है, इसको मम्प्स ऑर्थोरूबुला वायरस भी बोलते हैं। आरएनए मिक्सोवायरस टाइप का है, फैमिली इसकी पैरामिक्सोविरिडाई है, और जीनस कौन सा? रूबुला वायरस है। क्लियर है? अगर सिंपली वर्ड में मैं अगर बात करूं तो मम्प्स जो है वेरी इंपोर्टेंट, मम्प्स की अगर बात करें वेरी वेरी इंपोर्टेंट, तो मम्प्स इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट डिजीज ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू का मतलब कि ग्लैंड्स की प्रॉब्लम है। किसकी प्रॉब्लम है? ग्लैंड्स की। एंड नर्वस सिस्टम, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। यानी ये वायरस किस किस सिस्टम को अफेक्ट करता है? तो मम्प्स जो है वो ग्लैंडुलर टिश्यू यानी आपकी बॉडी की ग्लैंड को, और ग्लैंड सबसे ज्यादा कौन से अफेक्ट होती है? आपको पता ही है कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड? सलाइवरी ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड जो माउथ रीजन में पाई जाती है। तो ये सबसे ज्यादा अफेक्टेड ग्लैंड है, और नर्वस सिस्टम दोनों को अफेक्ट करती है। तो अपन कॉम्प्लिकेशन में पढ़ेंगे, इसके साइंस यूनिट में कॉम्प्लिकेशन में देखेंगे, दोनों में दोनों अफेक्ट होंगे। तो पॉजिटिव एजेंट हो गया, और ये किसकी बीमारी है? ग्लैंडुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू की। तो सिम्टम भी इससे रिलेटेड ही आएंगे। नेक्स्ट बढ़िएगा, दूसरे की बात करें अपन, यहां वेरी इंपोर्टेंट, पॉजिटिव एजेंट के बाद दूसरी बात करेंगे अपन, कौन सी? सिंपल सी बात, इंक्यूबेशन पीरियड। अपन लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था इंक्यूबेशन पीरियड, यहां पे भी इंक्यूबेशन पढ़ रहे हैं। मम्प्स की जो इंक्यूबेशन पीरियड है, इंक्यूबेशन पीरियड से आप मतलब क्या समझते हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंट्री से लेके साइन सिम्टम प्रकट होने तक का समय क्या कहलाता है? इंक्यूबेशन पीरियड। इट इज टाइम इंटरवल बिटवीन एंट्री ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू बॉडी शो साइन सिम्टम इज नोन एज इंक्यूबेशन पीरियड। और अगर सिंपली भाषा में अगर मैं बात करूं, मम्प्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 3 वीक्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कितने वीक? वीक्स में पूछे तो 2 से 3 वीक, और डे में पहुंचे तो 14 डेज टू 21 डेज, 14 से 21 दिन का समय लगता है। पर देखिएगा, एम्स दिल्ली 2016 का क्वेश्चन बता रहा हूं, इसका पेपर मैंने भी दिया था। एम्स दिल्ली 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया कि इंक्यूबेशन पीरियड क्या है मम्प्स का। ऑप्शन में था 16 दिन, 18 दिन, 12 दिन, 14 दिन, या फिर ऐसे पूछा था 12 से 14 दिन, 14 से 16 दिन, 16 से 18 दिन, 18 से 20 दिन। तो एक ही वर्ड में पूछा तो इसका 16 से 18 दिन, एक ही वर्ड में। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं आजकल नर्सिंग में, वन वर्ड क्वेश्चन बनते हैं, ऐसे रेंजिंग वाले नहीं। तो वन वर्ड क्वेश्चन में 16 से 18 दिन इसका क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। क्लियर है? फिर भी अगर एक ही वर्ड में पूछे तो 16 को प्रायोरिटी देनी है आपको, 16 डेज को। तो 16 to 20 डेज इसका एवरेज क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड है। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद बात करते हैं कम्युनिकेबल पीरियड। कैसा पीरियड? कम्युनिकेबल पीरियड अपन ने पहले भी पढ़ा था। कम्युनिकेबल पीरियड क्या होता है? कम्युनिकेबल पीरियड वो पीरियड होता है जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी इंफेक्टेड पर्सन की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, और वो इंफेक्टेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म उस होस्ट से या पेशेंट से किसी दूसरे पर्सन को क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं। उस पीरियड को क्या बोलते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। और इसका जो वेरी वेरी इंपोर्टेंट यहां से जो क्वेश्चन बनेगा, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो है 6 to 7 डेज बिफोर एंड
6 to 7 days आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग। और ग्लैंड कौन सी स्वेलिंग होगी बच्चों? ग्लैंड कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होगी। तो पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होने के, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होने के 6-7 दिन पहले और 6-7 दिन बाद में हाईली क्या होता है, ये कम्युनिकेबल होता है, यानी एक से दूसरे पर्सन को ये क्या हो सकता है, ट्रांसमिट। तो सिंपली भाषा में फिर क्वेश्चन क्या बनेगा, इंक्यूबेशन पीरियड के बाद कम्युनिकेबल पीरियड। कम्युनिकेबल पीरियड बात करिए अपन 6 से 7 दिन पहले और 6 से 7 दिन बाद में, यानी टोटल 14 डेज 14 दिन हो गए। तो बताओ पर्सन को कितने दिन आइसोलेट रखोगे? तो सिंपल क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑटोमेटिक आंसर आ गया। आइसोलेशन टाइम कितना, कि जब कम्युनिकेबल पीरियड है उस समय आप पर्सन को आइसोलेट रखो, पेशेंट को। तो यहाँ पे अगर आइसोलेशन पीरियड की बात करें तो 14 डेज। एक ही वर्ड में पूछे तो कितने दिन? 14 डेज। और अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा आइसोलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है ये, जो ग्लैंडुलर और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है। तो आइसोलेशन जो टाइम है वो 14 डेज रखेंगे। और आइसोलेशन कौन सा लेवल का प्रिवेंशन है? प्राइमरी लेवल का प्रिवेंशन। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है इन फ्यूचर कि जो मम्स का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 4 to 7 डेज बिफोर एंड 4 to 7 डेज आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग। ग्लैंड स्वेलिंग के 4, और इनमें भी पूछे प्रायोरिटी पूछे तो पहले बिफोर वाले को प्रायोरिटी देना। पहले भी अपन ने पढ़ा था और आज ही पढ़ रहे हैं, किसको प्रायोरिटी देना? आपको बिफोर वाले को प्रायोरिटी देना। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद देखिएगा आइसोलेशन टाइम के बाद इसकी बात करते हैं सेकेंडरी अटैक रेट कितनी है। तो इसकी सेकेंडरी अटैक रेट है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी अटैक रेट, यानी इंक्यूबेशन पीरियड के दौरान कितने लोगों को इन्फेक्शन कर सकता है? तो 86% तक, यानी हाईली कम्युनिकेबल है कौन? मम्स। उसके बाद अगर बात करें अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, रूट ऑफ एंट्री क्या है इसकी, बॉडी में किस रूट से ये एंटर करता है? तो सिंपली रूट ऑफ एंट्री बाय रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी रूट, यानी बॉडी में किस रूट से बॉडी में एंटर करता है? रेस्पिरेटरी रूट से बॉडी में एंटर करता है। उसके बाद बात करें अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन, यानी बॉडी में कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज तो कैसे जाएगी? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई बाय स्नीजिंग एंड कफिंग, जैसे कोरोना ट्रांसमिट होता है सेम वैसे ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई पर्सन के छींकने या खांसने से, स्नीजिंग और कफिंग से। ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा बात रखना। या डायरेक्ट किसके कांटेक्ट में आने से? इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से भी ये क्या हो सकता है? ट्रांसमिट हो सकता है। कौन? मम्स। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई और बाय डायरेक्ट कांटेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। क्लियर है? इसके अलावा ये बात और ध्यान रखना, इस वायरस ऐसा नहीं कि आपकी स्नीजिंग कफिंग में या सलाइवा में पाया जाता है, इस वायरस को आप बॉडी में और जगह भी पाए जाते हैं, हालांकि वहां से इन्फेक्टेड नहीं करेगा, लेकिन ये वायरस बॉडी के अदर पार्ट में प्रेजेंट करता है। तो वायरस कैन बी, देखिएगा, वायरस कैन बी आइसोलेट फ्रॉम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सलाइवा, CSF, यूरिन, ब्लड, क्लियर है, एंड मिल्क, मदर मिल्क, यहां पे भी ये वायरस क्या हो सकता है? प्रेजेंट हो सकता है। यानी इन्फेक्टेड कोई पर्सन है, इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा, CSF, यूरिन, ब्लड या मिल्क के कांटेक्ट में आने में, यानी मदर अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, लैक्टेटिंग मदर है, तो लैक्टेटिंग मदर से मां को अगर क्या है, मम्स है, तो बच्चे को क्या हो सकता है? ट्रांसमिट। तो ध्यान रखिए वहां पे ब्रेस्ट फीडिंग क्या रहेगी? कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हालांकि ये बीमारी लंबे समय तक नहीं चलती है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो जल्दी ठीक हो जाती है। तो मेडिसिन के साथ आप क्या कर सकते हैं? ब्रेस्ट फीडिंग करा सकते हैं। तो ये जो वायरस है वो और कहां पाया जाता है? मेनली ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, स्नीजिंग और कफिंग से जाएगा। लेकिन आप वायरस को आप क्या कर सकते हैं? कैन बी आइसोलेट फ्रॉम सलाइवा, CSF, यूरिन, ब्लड और मिल्क। क्लियर है? तो ये तो बात होगी मोड ऑफ ट्रांसमिशन की। नेक्स्ट देखिएगा सीजन। सीजन यानी किस सीजन में सबसे ज्यादा क्या होता है? आपका मम्स। और आपको जानता है रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज सबसे ज्यादा सर्दियों में होती है। तो इसका जो सीजन है वो मोस्टली कौन सा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजन की अगर मैं बात करूं, सीजन की अगर बात करूं तो मोस्टली इन विंटर सीजन। कौन से सीजन में? मोस्टली जो ये डिजीज होती है वो कौन सी सीजन में होती है?
विंटर सीजन में होती है, मोस्टली इन विंटर सीजन। यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। नेक्स्ट अगर बात करें हम एज, किस एज के लोगों को ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है, तो बताइए। चिल्ड्रन की डिजीज है तो मोस्ट 5 to 9 इयर्स के बच्चों को ये क्या करती है, मोस्टली अफेक्ट करती है। कौन? 5 to 9 इयर्स में। बट न्यूबॉर्न इज प्रोटेक्टेड फॉर 6 months। कम से कम बच्चा कितने महीने तक प्रोटेक्टेड रहता है? 6 महीने तक, ड्यू टू मैटरनल एंटीबॉडी बाय ब्रेस्ट फीडिंग। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, 6 महीने तक बच्चा प्रोटेक्टेड रहता है। क्यों? क्योंकि मां से क्या पी रहा होता है, वो दूध पी रहा होता है, और मां की जो मिल्क के अंदर क्या होती है, एंटीबॉडी, जो नेचुरली किससे बचाती है, किससे? मम से। ध्यान रखना। तो मोस्टली जो डिजीज होती है 5 to 9 ईयर में, और 6 मंथ तक बेबी क्या रहता है, प्रोटेक्टेड। इसके अलावा बात ध्यान रखिएगा, चिल्ड्रन में ये मोस्ट कॉमन होती है, चिल्ड्रन में ज्यादा होती है, लेकिन फेटाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, अडल्ट में। ये बात ध्यान रखना आप। यानी बीमारी चिल्ड्रन में होती है, ठीक हो जाएगी, लेकिन अडल्ट में होगी तो कॉम्प्लिकेशन प्रोड्यूस करेगी। तो मोस्टली इन चिल्ड्रन, सीन इन चिल्ड्रन, बस मोस्ट फेटाल या मोस्ट डेंजर या मोर्टेलिटी ज्यादा किसमें है, अडल्ट में। यानी अडल्ट को ज्यादा सीवियर शो करेगी। अडल्ट में रेयर होती है लेकिन खतरनाक है, अडल्ट में। बच्चों में मोस्ट कॉमन है लेकिन कम खतरनाक है। ये बात आप ध्यान रखना। नेक्स्ट अगर बात करें पनिया मम्स की, और इसके अलावा मम्स की एक और खासियत बता दूं कि एक बार मम्स होने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोड्यूस हो जाती है। तो सिंपली बात करें, मम्स प्रोवाइड वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। मम्स से क्या मिलती है, थोड़ा ये बात ध्यान रखना, लाइफ लॉन्ग क्या मिलती है आपको, इम्यूनिटी मिलती है। बिकॉज जो मम्स का जो वायरस है, जो मम्स का वायरस है वो सिंगल स्ट्रेन है। सिंगल स्ट्रेन है मतलब वायरस सिंगल है, तो रीएक्टिवेशन होने के चांस कम है। तो मम्स एक बार होने के बाद लाइफ लॉन्ग क्या मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है। वायरस में बिकॉज सिंगल जो वायरस स्ट्रेन वेरिएशन है, जेनोमिक सिंगल है, इसलिए इसकी वायलेंसी बहुत कम है। तो एक बार आपने क्या किया, इन्फेक्टेड हो गए, तो लाइफ लॉन्ग क्या मिलेगी आपको, इम्यूनिटी मिलेगी। ये तो बात होगी किससे रिलेटेड, मम्स की जनरल इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले बात करी पॉजिटिव एजेंट की, पेरिटोनाइटिस वायरस है। उसके बाद इंक्यूबेशन पीरियड पड़ा, कम्युनिकेबल पीरियड पड़ा अपन ने, जनरल एज किसको अफेक्ट करती है, सीजन वगैरह की बात करी। नेक्स्ट अपन बात करेंगे साइन एंड सिम्टम, और यहां से क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। साइन सिम्टम की अगर बात करें तो रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है, डेफिनेटली है। तो थोड़े बहुत रेस्पिरेटरी से सिम्टम आएंगे। इसके अलावा इंफेक्शन है तो फीवर वगैरह होगा, जनरल सिम्टम आएंगे। और पैरोटिड ग्लैंड स्वेलो हो रही है तो पैरोटिड ग्लैंड के अंदर क्या होगा, पेन होगा, ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन सिम्टम की। सिंपली भाषा में अगर बात करें तो अबाउट 40% केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, मतलब ये बीमारी होती है लेकिन इसकी वायलेंसी कम है, यानी होस्ट को इन्फेक्ट करेगी लेकिन बीमार करने की क्षमता कम है उसमें। क्लियर है? तो अबाउट 40% केसेस आर एसिम्प्टोमेटिक, ये बात ध्यान रखना। लगभग 40% केसेस कैसे हैं, एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। बट अगर अपन यहां बात करें, अगर मान लो 60% में केसेस आ रहे हैं, तो वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम, आप हालांकि सिम्टम बोलोगे लेकिन फर्स्ट साइन सिम्टम ऑफ मम्स पूछे तो ये क्वेश्चन आ चुका बच्चों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कम्युनिटी सबसे ज्यादा पीजीआई और जीएमसीएस में पूछी जाती है, जिपमर पांडिचेरी में पूछी जाती है, केरला के पीएससी के एग्जाम में पूछी जाती है, सीएचओ के एग्जाम में, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के एग्जाम में पूछी जाती है। तो ये क्वेश्चन कोई 20 बार आ चुका है कि फर्स्ट साइन क्या है मम्स का, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और फर्स्ट साइन पूछे तो ईयर, कान में क्या होगा, दर्द, बिकॉज ग्लैंड स्वेलो होगी तो किसको अफेक्ट करेगी, कान को। तो जो मिडल ईयर में और कान के अंदर क्या होगा, आपको पेन फील होगा। तो ईयर स्पेशली एट नाइट टाइम, और ये दर्द सबसे ज्यादा कब होता है, एट नाइट टाइम। दर्द सबसे ज्यादा कब होता है, नाइट टाइम में। क्लियर है? और दूसरी बात करें तो फर्स्ट साइन सिम्टम की अपन ने बात करी, तो फर्स्ट साइन सिम्टम क्या पढ़ा अपन ने, ईयर। दूसरी बात करते हैं तो क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। यहां से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होगी कि नहीं होगी,
बिकॉज ये ग्लैंडुलर टिश्यू की और सबसे ज्यादा ग्लैंड कौन सी अफेक्ट होती है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्लाइवरी ग्लैंड्स, कौन सी ग्लैंड्स को सबसे ज्यादा अफेक्ट करता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स को, गोनाड्स को इनको अफेक्ट करेगा तो जरूर सिम्टम आएंगे। तो अगर बात करें अपन क्लासिकल साइन सिम्टम या कंफर्मेटिव साइन सिम्टम जिसको बोल सकते हैं मम्स का, तो क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलोइंग। क्लासिकल साइन सिम्टम क्या है, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलोइंग। क्लियर है, स्वेलोइंग यानी सूज जाएगी पैरोटिड ग्लैंड, या इसी को मैं बोल सकता हूं पैरोटाइटिस। पैरोटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पैरोटिड ग्लैंड विद स्वेलिंग। और पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होगी तो पेन होगा कि नहीं होगा, पेन रेडिएट अप टू जा, और पेन कहां तक रेडिएट होगा, जा तक, जबड़े तक क्या होगा, आपको दर्द फील होगा। किस केस में, माउस में। तो क्लासिकल साइन सिम्टम या कंफर्मेटिव साइन सिम्टम, पैरोटिड ग्लैंड क्या रहेगी आपकी, स्वेल होगी, और पेनफुल ग्लैंड स्वेल होगी, पैरोटाइटिस होगा, पेन रेडिएट अप टू जा, और पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होगी तो बताओ पेनफुल डिस्फेजिया होगा कि नहीं होगा। डिस्फेजिया का मतलब पेनफुल स्वेलिंग, खाते समय दर्द होगा कि नहीं होगा, पेनफुल स्वेलिंग। इसके अलावा च्यूइंग में भी क्या रहेगा, पेन रहेगा। आई बात समझ में, तो च्यूइंग पेनफुल होगा, साथ में क्या होगी, डिस्फेजिया होगा, तो पेनफुल क्या होगी, स्वेलिंग होगी। इसके अलावा अपन बात करें, ये क्लासिकल साइन सिम्टम हो गया। अब एक थोड़ा हट के क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको। फर्स्ट सिम्टम अपन ने ईयर पढ़ा, और क्लासिकल साइन सिम्टम क्या, ईयर होगा, क्लासिकल साइन सिम्टम सॉरी पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होगी। क्लियर है, तो पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होने की वजह से च्यूइंग में और ईटिंग में क्या रहेगी दिक्कत, ईटिंग में दिक्कत क्या कहलाती है, डिस्फेजिया, G4GIT वाला। अगर यहाँ एस होता तो डिफिकल्टी इन स्पीच, लेकिन यहाँ क्या होगा, डिस्फेजिया, तो सॉरी पेनफुल स्वेलिंग नहीं होगी, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। पेनफुल स्वेलिंग को तो क्या बोलते हैं, पेनफुल स्वेलिंग की टर्म को बोलते हैं ओडिनोफेजिया। ये थोड़ा ध्यान रखना, मैं माफी चाहता हूं, आप थोड़ा गलत रॉन्ग वे में आपका एक्सप्लेनेशन हो गया। यहां पे डिस्फेजिया होगा यानी डिफिकल्टी इन स्वेलिंग, निगलने में दिक्कत होगी पेशेंट को, पेनफुल स्वेलिंग होगी। लेकिन यार साथ साथ में ओडिनोफेजिया भी देखने को मिल सकता है अगर ग्लैंड की स्वेलिंग बढ़ेगी। हालांकि रेयर होता है ओडिनोफेजिया, मेनली डिस्फेजिया होगा और पेनफुल स्वेलिंग होगी। क्लासिकल साइन सिम्टम पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होने की वजह से, और ये पेन कहां तक रेडिएट होगा, जाकर। और एक टर्म होती है पेनफुल स्वेलिंग को क्या बोलते हैं, ओडिनोफेजिया। तो ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ पे क्लासिकल साइन सिम्टम आपका पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग है। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होगी, यहां से ये दोनों ग्लैंड क्या होगी, स्वेल हो, तो आदमी का मुंह कैसा होगा, पेशेंट का मुंह मोटा हो जाएगा, और यहां से ये कान के आसपास का एरिया तो मोटा, और यहां से मुंह तीखा हो जाएगा गिलहरी की तरह। तो वेरी इंपॉर्टेंट, फेस कैसा देखने को मिलता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, चिपमुंक फेसिस, चिपमुंक फेसिस देखने को मिलता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, किस केस में, मम्स में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ये क्वेश्चन बीएचयू में पूछा जा सकता है, बीएचयू 2018 के एग्जाम में पूछा गया है कि चिपमुंक फेसिस किस कम्युनिकेबल डिजीज में होती है, तो मम्स में। क्लियर है। इसके अलावा अगर अपन थोड़ा लीक साइड के थोड़ा आगे बात कर लेते हैं, चिपमुंक फेसिस और किस किस डिजीज में देखने को मिलती है। तो चिपमुंक फेसिस एक तो देखने को मिली बच्चों आपको मम्स में, दूसरा देखने को मिल सकता है पेरोटाइटिस। पेरोटाइटिस मम्स के साथ भी हो सकता है, और नॉर्मल पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग हो सकती है अलग कारण से। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकती है बच्चों बीटा थैलेसीमिया में। किसमें, बीटा थैलेसीमिया में ऐसा देखने को मिल सकता है क्या, पैरोटिड ग्लैंड का स्वेलिंग देखने को मिल सकती है, चिपमुंक फेस। इसके अलावा आपको देखने को मिल सकती है बुलिमिया नर्वोसा में। ये थोड़ा ध्यान रखना, कौन से डिजीज में, बुलिमिया नर्वोसा में। इसमें भी क्या देखने को मिल सकता है आपको, चिपमुंक लाइक फेस। इसका बीटा थैलेसीमिया, पेरोटाइटिस और मम्स, इन चारों कंडीशन में कौन सा मुंह देखने को मिलता है, चिपमुंक लाइक फेस देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिएगा, साइन सिम्टम तो क्लासिकल सिम्टम पैरोटिड ग्लैंड स्वेल है, तो उसकी वजह से चेहरा कैसा दिखेगा, चिपमुंक, चिपमुंक मतलब गिलहरी, कैसा, गिलहरी जैसा चेहरा देखने को मिलेगा आपको। किस केस में, मम्स के केस में। नेक्स्ट देखिएगा, साइन सिम्टम की बात चल रही है। अदर सिम्टम में
पैरोटिड ग्लैंड स्वेल हो रही है तो सलाइवरी सीक्रेशन कम होगा, क्योंकि सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। आई लास्ट में सबसे बड़ी सलाइवरी ग्लैंड कौन सी? पैरोटिड ग्लैंड। अगर वो अफेक्ट होगी तो कहीं ना कहीं सलाइवा प्रोडक्शन 25% योगदान है, 25 से 30% सलाइवा बनाने में, तो सलाइवा प्रोडक्शन क्या होगा यहाँ पे? कम। सलाइवा प्रोडक्शन कम होगा पैरोटिड ग्लैंड से, तो ड्राई माउथ होगा कि नहीं होगा? डिस्फेजिया अपन ने पढ़ ही लिया था। पेनफुल च्युइंग होगी आपका। इसके बाद दर्द होने की वजह से पर्सन का मन नहीं करेगा खाना खाने का, तो एनोरेक्सिया होगा। क्लियर है? इसके अलावा रेस्पिरेटरी कम्युनिकल डिजीज है तो कफिंग होगी, ये जनरल सिम्टम आएंगे। इसके अलावा फीवर, मलाइज, वीकनेस, एनोरेक्सिया तो वायरल डिजीज है तो फीवर होगा, मलाइज होगी और वीकनेस होगा, जनरल सिम्टम आ रहे हैं। इसके अलावा आपका मसल पेन होगा। क्या होगा? अगर ये चारों सिम्टम प्रेजेंट रहते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट, डिजीज की क्या रहता है? सीवियरिटी को दर्शाएगा कि डिजीज अब सीवियर स्टेज में पहुंच चुकी है। वो अगली सिम्टम थे ये सीवियर, फीवर, मलाइज, वीकनेस और मसल्स। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा सीवियर सिम्टम है, इन चारों में से आपको चूज करना है। क्लियर है? इसके अलावा आपको हेडेक हो सकता है। क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है जनरल सिम्टम के अंदर, हेडेक वगैरह ऐसे सिम्टम आएंगे। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बीमारी किसकी है? ग्लैंडुलर और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, और ग्लैंडुलर और नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है तो बताओ रिस्क ऑफ असेप्टिक मेनिंजाइटिस है कि नहीं है साइन सिम्टम में? यानी वायरल इन्फेक्शन की वजह से होने वाला मेनिंजाइटिस क्या कहलाता है? असेप्टिक मेनिंजाइटिस। और यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन है, वायरल कम्युनिकेबल डिजीज है, आरएनए वायरस है, तो रिस्क ऑफ असेप्टिक मेनिंजाइटिस है कि नहीं है? और बताओ रिस्क ऑफ ऑर्काइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ टेस्टिस इन्फेक्ट होने की रिस्क है कि नहीं है? तो कॉम्प्लिकेशन में असेप्टिक मेनिंजाइटिस और ऑर्काइटिस पड़ता है नहीं पड़ता है? साइन सिम्टम में रिस्क है, आगे जाके वो किस में कन्वर्ट होंगे? कॉम्प्लिकेशन में। और जहां से हमेशा हर एग्जाम में फेवरेट क्वेश्चन बनता है। तो ये जनरल सिम्टम है। अर्ली सिम्टम पूछे तो ईयर, क्लासिकल सिम्टम पूछे तो पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से चिपलून लाइक क्या दिखेगा? फेस। इसके अलावा सीवियर सिम्टम है फीवर, मलाइज, वीकनेस, मसल्स, हेडेक, मसल्स पेन होगा, माइल्जिया जिसको बोलते हैं, मसल पेन होगा और हेडेक होगा। इसके अलावा रिस्क ऑफ असेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ऑर्काइटिस आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? देखने को मिलेगा। ये तो बात होगी बच्चों साइन एंड सिम्टम की। अब बात करते हैं अपन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। किसकी? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। देखिए बिल्कुल सिंपल सी डायग्नोसिस है, एक ही वर्ड में आंसर है, ज्यादा जोर नहीं देना। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की अगर बात करें अपन यहाँ, तो सबसे पहले हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन, और हिस्ट्री और फिजिकल एग्जांपल में चिपलून लाइक फेस, ईयर, पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, डिस्फेजिया ऐसे जनरल सिम्टम आएंगे। हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जांपल ड्राई माउथ होगा विद इंक्रीज सलाइवरी एमाइलेज लेवल। तो सलाइवा के अंदर जो एमाइलेज एंजाइम है उसका लेवल क्या मिलेगा? आपको देखने को मिलेगा। ये तो जनरल आपका हिस्ट्री। कंफर्मेटिव डायग्नोसिस देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल सी बात है, एक ही वर्ड में अगर बात करूं कि कंफर्मेटिव डायग्नोसिस क्या है, सिंपली बात करें कंफर्मेटिव डायग्नोसिस है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सलाइवा स्वेब कल्चर। कहां से स्वेब लेना है? सलाइवा से। सलाइवा स्वेब कल्चर फ्रॉम saliva swab culture from कौन सी डक्ट? स्टेंसन डक्ट ऑफ पैरोटिड ग्लैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अपना बड़ा पैरोटिड ग्लैंड जो है इस वाले रीजन में पाई जाती है। यहां से स्टेंसन डक्ट सलाइवा की सीक्रेशन को कहा जाती है माउथ फ्लोर पे। तो वहां से जहां से स्टेंसन डक्ट ओपन हो रही है वहां से एक सलाइवा का क्या लेंगे? स्वेब, और उसको कल्चर कराएंगे और उसी से क्या हो जाएगा? कंफर्म। क्योंकि मेनली वायरस पैरोटिड ग्लैंड में पाया जाता है, तो वहां से अपन आइसोलेट करके सलाइवा का स्वेब कल्चर कर सकते हैं, तो कंफर्मेटिव डायग्नोसिस हो गई। इसके अलावा मेनिंजाइटिस की रिस्क है कि नहीं है? और मेनिंजाइटिस की रिस्क है तो लंबा पंक्चर करके सीएसएफ एनालिसिस करेंगे नहीं करेंगे? सीएसएफ एनालिसिस करेंगे तो वायरल के जो सिम्टम आएंगे, और अपन पढ़ा अगर वायरल इंफेक्शन होता है तो कलर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कलर लेस रहेगा, बिल्कुल क्लियर रहेगा फ्लूइड, आईलास में पीएच वगैरह पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रोटीन या तो डिक्रीज होगा या नॉर्मल, और ग्लूकोज पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे जनरल सिम्टम पढ़ेंगे, और इसके बारे में सीएसएफ एनालिसिस अपन बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये अपन बात करेंगे नर्वस सिस्टम में। क्लियर है?
तो CSF एनालिसिस कर सकते हैं आप। इसके अलावा आजकल नया टेस्ट आया नेस्टेड पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। नया टेस्ट कौन सा? नेस्टेड पीसीआर। पीसीआर का मतलब पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। आजकल नया टेस्ट है, हालांकि लेवल नहीं है, ये भी टेस्ट कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस में सिंपल सी बात है, एक ही क्वेश्चन बनेगा, कंफर्म डायग्नोसिस सलाइवा स्वेब कल्चर आपको लेना है। यहां तक को डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। ये तो बात हो गई किसकी? मम्स की। और ध्यान रखना, एक एक चीज में आपको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, जितना बारीकी से आप चीजों को जानोगे उतना ही सिलेक्शन फास्ट होता है। नेक्स्ट देखिएगा, सबसे पहले बात करी जनरल इंट्रोडक्शन, पॉजिटिव एजेंट, फिर साइन सिम्टम, फिर डायग्नोसिस। अब अपन बात करते हैं मैनेजमेंट की। किसकी? मैनेजमेंट की। और मैनेजमेंट की कड़ी में सबसे पहले बात करते हैं मैनेजमेंट के दौर में। आपको पता ही है वायरल डिजीज है तो कोई इलाज तो है नहीं, तो अपन क्या करेंगे? प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट को सबसे पहले क्या करते हैं? प्रोफाइलैक्सिस यानी बचाव ही सुरक्षा है, यानी बीमारी होने नहीं दे, प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। और प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में आप पहले भी बताया था क्या करते हैं? वैक्सीनेशन। क्या करेंगे? वैक्सीनेशन। और वेरी इंपोर्टेंट, वैक्सीनेशन की अगर बात करें अपन यहां, किसकी? वैक्सीनेशन की बात करें तो आपको पता ही है वैक्सीनेशन की सीरीज में दो तरह की वैक्सीन आती है, या तो कंबाइंड में या सिंगल वैक्सीन। वैक्सीनेशन आपको क्या करवाई करती है? आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी देती है, तो वैक्सीनेशन करें। सबसे पहले वैक्सीनेशन की बात करें तो वैक्सीन में पहले सिंगल वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन? सिंगल वैक्सीन आप देख सकते हैं किसमें? मम्स के अंदर। और सिंगल जो वैक्सीन आती है उसका नाम ही क्या है? मम्स वैक्सीन। अब यहां से बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा बच्चों, बहुत इंपोर्टेंट है, एक वर्ड में बता रहा हूं। सिंगल जो वैक्सीन है आती है वो मम्स वैक्सीन। वैक्सीन का नाम ही क्या है? मम्स वैक्सीन। अमाउंट वही आपका रहेगा 0.5 ml। अमाउंट कितना रहेगा? 0.5 ml। इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन बनेगा, जो आपका वापस एम्स जोधपुर में भी आ चुका है, एम्स जोधपुर, दिल्ली, रायपुर, मंगलागिरी, सब जगह पूछा गया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। CHO HO का सबका फेवरेट है। इसका जो रूट है, वैक्सीन का रूट है, नॉर्मली MMR, मीजल्स, मम, रूबेला अपन सब क्यूटेनियस देते हैं, लेकिन ये सिंगल है, कंबाइंड वैक्सीन नहीं है मम्स की, तो वो सिंगल जो वैक्सीन है वो देते हैं IM रूट से। ये क्वेश्चन बनेगा, बाकी सब हार्ड हो जाएगा। सारा जो इतना मेहनत करने का जो मतलब है, रूट कौन सा? तो आपका IM। और ये कई बार आ भी चुका है, थोड़ा ये ध्यान रखना। क्लियर है? और अगर यहां बात करें अपन एज कि किस एज पे आपको वैक्सीन लेनी है, तो सिंपली वर्ड में बात करूं, आफ्टर 12 मंथ। कब लगाते हैं? आफ्टर 12 मंथ। हमेशा 12 महीने के बाद ही लगाते हैं, मोस्ट ऑफ केसेस में लगाते हैं 15 to 18 मंथ। कितने मंथ में लगाते हैं? मोस्टली 15 to 18 मंथ। तो ये तो बात होगी मम्स वैक्सीन की। अब आप मम्स वैक्सीन दे रहे हो, तो मम्स वैक्सीन दे रहे हो, इसका साइड इफेक्ट क्या है? वैक्सीन के साइड इफेक्ट होते हैं, और वैक्सीन के साइड इफेक्ट में वही जनरल साइड इफेक्ट है, आपके हो सकता है फीवर। क्या हो सकता है? फीवर, वही मलाइज, मतलब थकान सी महसूस हो सकती है, फीवर हो सकता है, मलाइज हो सकती है, कफिंग हो सकती है, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, रिस्क ऑफ मम्स इन्फेक्शन। कई बार मम्स के इन्फेक्शन होने की भी क्या रहती है? चांस रहती है। बट ये जितने भी साइड इफेक्ट है ये बहुत रेयर है। ये साइड इफेक्ट क्या बच्चों? बहुत रेयर है। तो साइड इफेक्ट के अंदर ये मम्स वैक्सीन के साइड इफेक्ट बता रहा हूं मैं, तो मम्स वैक्सीन के साइड इफेक्ट में फीवर हो सकता है, मलाइज, कफिंग, रिस्क ऑफ मम्स इन्फेक्शन। ये जनरल से साइड इफेक्ट है, ज्यादा सीवियर नहीं है, रेयर इन्फेक्शन साइड इफेक्ट है। क्लियर है? अब बात करें अपन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड का है मम्स वैक्सीन। ये भी क्वेश्चन बनता है बिल्कुल बकायदा। तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की अगर बात करूं अपन यहां, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड की अगर बात करें अपन यहां सिंपली वर्ड में, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, तो ध्यान रखना इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट में लाइक कोई भी पेशेंट जिसकी इम्यूनिटी लो है, जैसे HIV पेशेंट है, क्लियर है, पेशेंट को स्टीरॉयड थेरेपी है, कौन सी थेरेपी? स्टेरॉयड थेरेपी है, पेशेंट कीमोथेरेपी पे है, या पेशेंट प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ इम्यूनोसप्रेशन और टेट्राजेनिक है, प्रेगनेंसी हो गई,
आज बात समझे, ऐसे किसी भी कारण या वैक्सीन से एलर्जी हो, किसे एलर्जी हो, वैक्सीन से एलर्जी हो, इन सब केस में मम्स वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। मैं एमएमआर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फिर से कह रहा हूं, ओनली मैं किसकी बात कर रहा हूं, मम्स की। तो अपन ने प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में पढ़ी वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन में सिंगल वैक्सीन कौन सी, मम्स की वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, मम्स की वैक्सीन। और मम्स की वैक्सीन में वेरी इंपोर्टेंट अमाउंट 0.5 ml, रूट ध्यान रखना, पहला क्वेश्चन आइए। दूसरा क्वेश्चन बनेगा किस एज पे लगाते हैं, तो 15 से 18 मंथ, आफ्टर 12 मंथ, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि 12 मंथ तक मैटरनल जो ब्रेस्ट मिल्क से जो एंटीबॉडी होती है वो इस वैक्सीन के जो इफेक्ट है उसको कम कर देगी, क्योंकि ऑलरेडी एंटीबॉडी हो गई तो बाहर से एंटीजन डालोगे तो तुरंत जो वैक्सीन है वो निष्क्रिय हो जाएगी। इसलिए आफ्टर कब लगाते हैं अपन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आफ्टर लगाते हैं 12 मंथ के बाद। और 6 महीने तक तो अपन ने पढ़ा कि इम्यून रहता है बच्चा। इसके अलावा साइड इफेक्ट के अंदर फीवर, मलाइज, कफिंग, रिस्क ऑफ मम्स इन्फेक्शन, वापस इन्फेक्शन हो सकता है, फ्रेश इन्फेक्शन होने की खतरा है। इसके अलावा इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज, कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो किस किस को नहीं देना है, जिसकी इम्यूनिटी वीक हो जाए, एचआईवी का पेशेंट हो, स्टेरॉइड थेरेपी पे, कीमोथेरेपी, इन दोनों केस में इम्यूनो सप्रेशन होता है। और स्टेरॉइड तो इम्यूनो सप्रेसेंट ही होती है, कीमोथेरेपी भी क्या करती है, बोन मैरो को सप्रेस, तो इम्यूनो सप्रेशन होता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी इज द स्टेट ऑफ इम्यूनो सप्रेशन, क्लियर है। हमारे बड़ा प्रेगनेंसी में एचपीएल, पप्पाए, प्रोजेस्टेरोन, ये हार्मोन होते हैं, तो प्रेगनेंसी में इम्यून को क्या करते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। इसलिए सारे लाइव वैक्सीन क्या है, कॉन्ट्राइंडिकेटेड, तो आपको प्रेगनेंसी में नहीं देना है। और वैक्सीन एलर्जी है तो वैसे ही नहीं देना है। ये तो थी सिंगल वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, अब बात करते हैं कंबाइंड वैक्सीन। कौन सी वैक्सीन, कंबाइंड वैक्सीन। और कंबाइंड वैक्सीन की अगर बात करें अपन बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, तो वही आपका कंबाइंड वैक्सीन में कौन सी, एमएमआर, बहुत सिंपल सी, जिसके बारे में अपन बात कर रहे थे। कंबाइंड वैक्सीन की अगर मैं बात करूं, कंबाइंड वैक्सीन, तो कंबाइंड वैक्सीन आपकी वही 0.5 ml, 0.5 ml आदिवास में। और कंबाइंड वैक्सीन कौन सी, मीजल्स, मम्स, रूबेला, जो पहले पढ़ चुके हैं, 0.5 ml अमाउंट में, रूट, सब क्यूटेनियस, और एज 12 से 15 मंथ में। यहां तक अपन पढ़ा, यहां तक आप ध्यान रखें। इसके अलावा और ध्यान रखना, ऐसा मानते हैं अमेरिकन एसोसिएशन की जो शोध के अकॉर्डिंग कि एक बार एमएमआर देने के बाद लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, यानी एमएमआर लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। एमएमआर वैक्सीन या सिंगल मम्स लगाने के बाद कभी भी वापस मम्स होने के चांस कम है। एमएमआर वैक्सीन प्रोवाइड लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी, एक बार एमएमआर का टीका लग गया या मम्स का टीका लग गया तो कभी भी दोबारा मम्स होने के चांस बहुत रेयर है, ये भी ध्यान रखना। तो एमआर वैक्सीन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, डिजीज भी होने के बाद भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है और वैक्सीनेशन के बाद भी लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिलती है, क्लियर है। इसके बारे में अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो अपन यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, प्रीवियस मीजर्स में पढ़ा था अपन ने डिटेल में इसके बारे में। नेक्स्ट देखिएगा, एक बात ध्यान रखना, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है, एक नोट डाल के बात नोट कर लीजिएगा, नोट डाल के एक बात नोट कर लीजिएगा कि अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है और प्रेगनेंसी के दौरान इसको क्या हो गया, मम्स, तो वहां पे वेरी इंपोर्टेंट किसका खतरा ज्यादा है, अबॉर्शन का। यानी ये टेरेटोजेनिक इंफेक्शन है एक तरह से। कैसा इंफेक्शन है, टेरेटोजेनिक इंफेक्शन है। आज बात समझे, तो टेरेटोजेनिक इंफेक्शन है, तो अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर मम्स हुआ तो किसकी रिस्क ज्यादा है, अबॉर्शन की रिस्क ज्यादा है। कितने परसेंट चांस है, अगर क्वेश्चन बने तो 25% चांस है, यानी 100 महिलाएं प्रेग्नेंट है उनको मम्स हुआ तो 25 महिलाओं को किसके पूरे चांस है, अबॉर्शन होने के पूरे चांस है, क्लियर है। इसके अलावा आपका वैल्यूएबल फीडबैक दे आप YouTube पे, वो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो और आपका फीडबैक दे, कोई आवाज में प्रॉब्लम हो, कैमरे की क्लियरेंस नहीं हो। मैं थोड़ी सी बात बता देता हूँ, लॉकडाउन चल रहा है तो संसाधन पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, कैमरा हाई क्वालिटी का नहीं है, ना क्लासरूम का सही से अरेंज है, तो अभी टेम्पररी चल रही है। उसके बाद जैसे लॉकडाउन खुलेगा बहुत बड़ा स्टूडियो सेटअप करके बिल्कुल ऐसा आपको फील होगा कि लाइव क्लास चल रही है, सर बिल्कुल सामने पढ़ा रहे हैं। और अपना टारगेट है एम्स दिल्ली के सितंबर एग्जाम में होने वाले एग्जाम के अंदर कम से कम 300 सिलेक्शन अपने शिवांगी नर्सिंग एकेडमी से हो। तो कंटिन्यू पढ़ते रहेंगे, क्लासेस बिल्कुल कंटिन्यू रहेगी आपके लिए। इसके अलावा बीच में क्रैश कोर्स भी चलाएंगे, हमारे रेगुलर बैच चल रहा है, ऑलरेडी 500 बच्चे पढ़ते हैं तो वो अलग से पढ़ रहे हैं ऑफलाइन बैचेस में, क्लियर है। तो प्रेगनेंसी, मम्स, अबॉर्शन 25% चांस है, क्लियर है। इसके अलावा मैनेजमेंट पढ़ रहे तो वो तो था प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट में फीवर है तो क्या दोगे, वेरी इंपॉर्टेंट, पैरासीटामोल, पीसीएम फॉर फीवर
फीवर के लिए क्या दे बच्चों, पीसीएम दे सकते हैं आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा किसी को मम्स हो गया तो मैनेजमेंट की सीरीज में क्रॉस इन्फेक्शन नहीं हो या टर्जनिक इफेक्ट नहीं हो तो क्या दे सकते हैं, मम्स इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, आईवी आईएम रूट से आप क्या देख सकते हैं, मम्स का इम्यूनोग्लोबुलिन। बट एक ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, किसी को मम्स है तो लिवर अफेक्ट होता है, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लिवर अफेक्ट होता है तो लिवर वीक है, और एस्पिरिन कैसी आती है, हेपेटोटॉक्सिक। ध्यान रखना किसी को मीजल्स, मम्स, चिकन पॉक्स, कोई भी ऐसी वायरल कम्युनिकेबल डिजीज और डेंगू हुआ, इन सब डिजीज में कहीं ना कहीं वायरल डिजीज सबसे ज्यादा किसको अफेक्ट करती है, लिवर को। और लिवर आपका सबसे ज्यादा मेटाबॉलिक ऑर्गन, ड्रग का मेटाबॉलिज्म कौन करता है, मेन मेटाबॉलिक ऑर्गन लिवर है। अब किसी को ऑलरेडी वायरल इंफेक्शन है तो लिवर कमजोर है, ऊपर से आप उसको क्या दे रहे हो, एस्पिरिन, तो लिवर फर्दर और डैमेज होगा, बिकॉज एस्पिरिन इज मोस्ट पोटेंट हेपेटोटॉक्सिक ड्रग। तो बताओ लिवर सिरोसिस होने के चांस है कि नहीं है, और बताओ लिवर सिरोसिस होगा, लिवर फेल होगा तो आपकी बॉडी में अमोनिया का लेवल बढ़ेगा, बीमारी क्या कहलाएगी, रेज सिंड्रोम। तो ध्यान रखना किसी को मम्स हो तो साथ में एस्पिरिन नहीं दे, अदरवाइज साइड इफेक्ट क्या हो सकता है, रेज सिंड्रोम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ध्यान रखिए, along with measles, along with mumps disease, यानी मम्स के साथ अवॉइड एस्पिरिन, हमेशा किस ड्रग को अवॉइड करना है, इसलिए अपन फीवर के लिए पीसीएम दे रहे हैं, तो अवॉइड एस्पिरिन, अदरवाइज टू प्रिवेंट किसके रिस्क को, टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सिंड्रोम, रेज सिंड्रोम। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि रेज सिंड्रोम किस ड्रग के साथ मोस्टली एसोसिएटेड है, तो एस्पिरिन के साथ। अब ये रेज सिंड्रोम क्या होता है, ये जीआईटी यानी लीवर की और नर्वस सिस्टम की कंबाइंड डिसऑर्डर है, क्लियर है, हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी उसकी साइड इफेक्ट में। इसको मैं आपको चिकन पॉक्स वाला नेक्स्ट जो लेक्चर दूंगा उसमें पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, कैसे आप इसका मैनेज करोगे, क्या क्लासिकल साइन सिम्टम है, क्या इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, क्या इसका मैनेजमेंट है, वो अपन आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, उसके बाद अगर बात करें मम्स रूबेला पेरिटोनिटिस डिजीज मैनेजमेंट नोट, उसके बाद देखिएगा ये मैनेजमेंट के बाद बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन की, किसकी, कॉम्प्लिकेशन की। देखिएगा बच्चों बड़ा प्यारा टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, पर यहां से जो अब बनने जा रहा है मेन क्वेश्चन पे अब आए हैं, और हर एग्जाम में अभी बताता हूं, चाहे एम्स, पीजीआई, डीएसएसबी, आरआरबी, ईएसआई, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो, यूपीसीएच हो, केरला पीएससी का, जितना पढ़ लीजिएगा, साउथ जितने भी एग्जाम है, एएमयू, बीएचयू, हर एग्जाम में आदिवास में इसके कॉम्प्लिकेशन से हर बार फेवरेट क्वेश्चन है। तो बात करें अपन इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, किसके, मम्स के, और वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बता रहा हूं मैं, ऑल एग्जाम में समझे। पहली बात करें कॉम्प्लिकेशन की, बात करें चिल्ड्रन में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसमें, चिल्ड्रन में। तो बच्चों एक ही वर्ड में मैं बात करूं तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वायरल डिजीज है, और वायरल डिजीज की वजह से असेप्टिक यानी वायरस से होने वाला असेप्टिक मेनिंजाइटिस इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100 में से 10 बच्चों को क्या होता है, सेप्टिक मेनिंजाइटिस होता है, 10% चांस है। तो बताओ क्वेश्चन क्या बना, चिल्ड्रन में मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, मम्स का, ये फेवरेट क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना, पूछेगा चिल्ड्रन, अगर कुछ नहीं लिखा हो तो किसकी बात कर रहा है, अडल्ट की, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन कैसे बनेगा, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन, मेंशन किया तब तो आंसर क्या दोगे, असेप्टिक मेनिंजाइटिस। अगर मेंशन नहीं किया तो वो किसकी बात कर रहा है, अडल्ट की। असेप्टिक मेनिंजाइटिस इज द मेन कॉम्प्लिकेशन। और बताइए असेप्टिक मेनिंजाइटिस होगा तो इन्फेक्शन माइग्रेट होगा, और माइग्रेट होके ओटाइटिस मीडिया वगैरह कर सकता है, तो आगे जाके क्या हो सकता है, डिफनेस। और क्या हो सकता है, डिफनेस। डिफनेस कैसा होगा, सेंसोन्यूरल हियरिंग लॉस, कोके आपका डैमेज होने के चांस है, तो डिफनेस हो सकता है। इसके अलावा एन्सेफेलाइटिस हो सकता है। एन्सेफेलाइटिस मींस इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रेन न्यूरॉन, या ब्रेन के पैरेन्काइमा का क्या हो सकता है, इन्फ्लेमेशन या इन्फेक्शन हो सकता है। आगे और कॉम्प्लिकेशन है तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर रही है, कॉम्प्लिकेशन में पढ़ा था नर्वस और ग्लैंडुलर टिश्यू की प्रॉब्लम है।
तो ये तो कॉम्प्लिकेशन हो गया बच्चों चिल्ड्रन में, हर एग्जाम में आता है। दूसरा वापस फेवरेट क्वेश्चन जो हर एग्जाम में आता है, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन अडल्ट। अब आ गया, देखिएगा, मोस्ट कॉमन इन अडल्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं, कॉम्प्लिकेशन, और किसका, मॉम्स का, और किसकी बात कर रहे हैं, अडल्ट की। तो एक ही वर्ड में बात करें तो बच्चों अडल्ट में मेल की बात करें, अडल्ट मेल की बात कर रहा हूं मैं, तो ऑर्काइटिस। और ध्यान रखना फीमेल में नहीं होगा, ध्यान रखना फीमेल में टेस्टिस नहीं होते, बहुत सारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कुछ गलत करके आ जाते हैं। ऑर्काइटिस क्या चीज, हाँ बताना पड़ता है, कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं लई लई में। ऑर्काइटिस या टेस्टाइटिस बोलते हैं, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सबसे फेवरेट क्वेश्चन कॉम्प्लिकेशन से, और ध्यान रखना दो क्वेश्चन हमेशा कॉम्प्लिकेशन से आते हैं, एक क्वेश्चन हमेशा कम्युनिटी पीरियड से आता है, कम्युनिटी में हर एग्जाम में। ये दो तीन तरह का तरीका होता है एग्जामिनर का पूछने का। क्लियर है? ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, मोस्ट कॉमनली जो होता है वो यूनिलेटरल, यानी एक तरफ के टेस्टिस 75% केसेस में अफेक्ट होते हैं, बायलेटरल 25% की चांस है। यूनिलेटरल ऑर्काइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ अडल्ट मेल। किसकी बात कर रहा हूं, अडल्ट मेल की। या तो वो क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन अडल्ट, तो ऑर्काइटिस, या क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं किया व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, तो ध्यान रखना वो मेडिकल सर्जिकल से रिलेटेड यानी अडल्ट साइंस की बात कर रहा है। अगर उसको चिल्ड्रन में या ओल्ड एज के बारे में पूछना है या फीमेल के बारे में पूछना, तो क्वेश्चन में मेंशन करेगा, प्रेगनेंसी के बारे में पूछना तो मेंशन करेगा, कुछ मेंशन नहीं कर रहा तो किसकी बात कर रहा, अडल्ट की। और अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऑर्काइटिस। तो दोनों तरह से क्वेश्चन बनाएगा कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन चिल्ड्रन, तो असेप्टिक माइग्रेटिस, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स इन अडल्ट, तो ऑर्काइटिस। मेल पूछे तो ऑर्काइटिस, कुछ नहीं दिया गया व्हाट इज द मेन कॉम्प्लिकेशन, तो भी ऑर्काइटिस। और ये होता है बच्चों 25 से 40% तक, तो ऑटोमेटिक आंसर आ गया 25 से 40% तक मेल अडल्ट में किसके चांस है, ऑर्काइटिस में। नेक्स्ट देखिएगा, फीमेल की बात कर रहे हैं, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन फीमेल की बात कर रहे हैं तो ओफेराइटिस। हाँ, पर उससे पहले एक बात और बता देता हूं, ऑर्काइटिस यूनिलेटरल होता है, अगर बाइलेटरल ऑर्काइटिस है, अब देख रहे हैं फेटाल की अडल्ट में, मैंने पढ़ा कि बच्चों में ज्यादा होती है लेकिन फेटाल सबसे ज्यादा किसमें अडल्ट में। फेटाल क्यों, अगर बाइलेटरल ऑर्काइटिस हुआ, दोनों टेस्टिस अफेक्ट होंगे, तो आगे जाके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इनफर्टिलिटी हो सकती है। ये क्वेश्चन है। अब देखना एग्जामिनर का आजकल तरीका क्या बदल गया, पहले पूछते हैं कि मेन कॉम्प्लिकेशन क्या है, आजकल क्या पूछते हैं कि ऑर्काइटिस की जगह क्या दे देते हैं, इनफर्टिलिटी। तो डेफिनेटली अगर ऑर्काइटिस नहीं दिया गया तो फिर आंसर क्या होगी, इनफर्टिलिटी। बाइस पर हो सकता है, या क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि पेशेंट को मम्स है तो कौन सी रिप्रोडक्टिव हेल्थ हो सकती है जो साइकोलॉजिकल इलनेस में कन्वर्ट होगी आगे जाके, क्या, इनफर्टिलिटी। तो ये भी ध्यान रखना, अगर बायलेटरल होने के चांस है तो इनफर्टिलिटी होने के चांस भी है। क्लियर है, बाइस पर हो सकता है क्योंकि इन्फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस होगा तो स्पर्म नहीं बनेंगे, इनफर्टिलिटी होगी। नेक्स्ट देखिएगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन फीमेल, फीमेल में मोस्ट कॉमन पूछ रहा है तो ओफेराइटिस। ओफेराइटिस का मतलब इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी। ये भी यूनिलेटरल होता है मोस्टली, पर बायलेटरल हो सकता है, बट ध्यान रखना नो इनफर्टिलिटी, ये थोड़ा ध्यान रखना, फीमेल में इनफर्टिलिटी नहीं होती है, ये बात थोड़ी सी आप दिमाग में रखना। रेयर है, रेयरम से रेयर है, रेयरेस्ट चांस है। मेल में डेफिनेटली ज्यादातर केसेस में क्या हो सकती है, इनफर्टिलिटी। क्लियर है, तो ये तो बात होगी कॉम्प्लिकेशन की। नेक्स्ट देखिएगा, अदर कॉम्प्लिकेशन में देखिएगा, तीन कॉम्प्लिकेशन बच्चों में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, अडल्ट मैन में ऑर्काइटिस, जो आगे जाके किसमें बदलेगा, इनफर्टिलिटी में, और फीमेल में ओफेराइटिस, बट इनफर्टिलिटी के चांस कम है। नेक्स्ट चौथा कॉम्प्लिकेशन देखिएगा, तीन के बाद चौथे नंबर का कॉम्प्लिकेशन पैनक्रियाटाइटिस, वेरी इंपॉर्टेंट, पैनक्रियाटाइटिस। और पैनक्रियाटाइटिस के चांस है 4%, ओफेराइटिस के 5%, पैनक्रियाटाइटिस के चांस 4%। और क्वेश्चन क्या बना देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, एएमयू में क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन क्या पूछा देखिएगा, एग्जामिनर का दिमाग देखिएगा, व्हाट इज द what the main GIT complication। अब क्या बात आ गई GIT की, अगर GIT कुछ नहीं लिखे तो ऑर्काइटिस, बच्चों में क्या, बच्चों में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, बट इसने मोस्ट पूछा लेकिन क्या डाल दिया, GIT। और अपन एग्जाम देते हैं 3 घंटे में दिमाग स्ट्रेस में रहता है,
भागा दौड़ में लगे रहते हैं। तो अपन सोचते हैं उसने तो मेन पूछा, अपन तुरंत असेप्टिव मेनिंजाइटिस या ऑर्काइटिस कराते हैं, लेकिन उसने एग्जाम में अपन पढ़ नहीं पाते, पूछा क्या जीआईटी, और जीआईटी मेन कॉम्प्लिकेशन पूछे तो बच्चों पैनक्रियाटाइटिस। इतना आप बारीकी से पढ़ोगे तभी आप सिलेक्शन ले पाओगे, क्योंकि आपको ही पता है यहाँ एक एक क्वेश्चन गलत करने का मतलब पॉइंटों से आपका सिलेक्शन रह जाता है 0.1% से। आज बात समझे? तो जितना बारीकी से, अगर एम्स दिल्ली जोधपुर में जहाँ ब्रांडेड जॉब चाहिए आपको, जहाँ एक वैल्यूएबल जॉब, तो आपको तैयारी बिल्कुल जीत की, छोटी छोटी बातें और सिलेक्शन, यही तरीका आपका क्लियर है। यही वजह है कि शिवानी नर्सिंग एकेडमी का पूरे भारत में नंबर 1 सिलेक्शन रेशियो है, लगभग 80% सिलेक्शन रेशियो है। अभी जस्ट एम जोधपुर 2019 के एग्जाम में, सॉरी 2020 के एग्जाम में लगभग 265 के आसपास बच्चे सेलेक्ट हुए। आरिवास में अब ये कैंडिडेट थे 300 में से 265 सिलेक्शन अलग अलग जगह सेलेक्ट हुए। यही कारण है कि इतना बारीकी से अध्ययन करते हैं, क्लियर है। यहाँ आपने देखा होगा कहीं भी मैं फालतू की चीज नहीं पढ़ा हूं, बस मेन फोकस कहां से क्वेश्चन बनेगा। हालांकि इसमें बताने के लिए हजारों चीजें, मैं आपको 10 घंटे लेक्चर दे सकता हूँ इस पे, मुझे इतना आता है इसके बारे में, बट क्वेश्चन एग्जाम पे इतना आता है, बस मुझे इतना ही पढ़ना है, क्योंकि नॉलेज लेने के लिए पूरी जिंदगी पढ़िए। पहला टारगेट है क्या? सिलेक्शन लेना। कैसे सिलेक्शन निकालना, आपको एग्जामिनर का दिमाग पकड़ना है, क्लियर है। इसके अलावा अदर कम्युनिकेशन में फेशियल पाल्सी हो सकती है, क्या हो सकती है? फेशियल पाल्सी हो सकती है। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट बात करें अपन, थायराइडाइटिस हो सकता है। क्या हो सकता है? थायराइडाइटिस। इसके अलावा पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ मल्टीपल जॉइंट, पॉलीआर्थराइटिस हो सकता है आपका, मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, मायोकार्डाइटिस हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में, हेपेटाइटिस इन्फ्लेमेशन ऑफ लिवर हो सकता है। इसके अलावा प्रोस्टेटाइटिस, ये थोड़ा ध्यान रखना, प्रोस्टेटाइटिस का इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये है पेरोटाइटिस, पेरोटिड ग्लैंड का, और ये क्या? प्रोस्टेटाइटिस। केवल एक आध वर्ड का अंतर आप कंफ्यूज मत होना, पेरोटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ पेरोटिड ग्लैंड, जबकि प्रोस्टेटाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड भी आगे जाके मेल इन्फर्टिलिटी के लिए योगदान कर सकती है। तो ये बात हो गई कॉम्प्लिकेशन की, क्लियर है। और एक टर्म यहाँ पे आपने देखी होगी, थोड़ा बीच में क्वेश्चन आ गया, हालांकि पार्ट नहीं है, मैं बता देता हूं। एक टर्म होती है प्रोबोसिस, एक टर्म होती है प्रोबोसिस। प्रोबोसिस क्या होती है? तो वेरी इंपॉर्टेंट, पेनिट्रेटिंग पार्ट ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो जो मच्छर जो डंक मारता है ना, उस डंक को क्या बोलते हैं? प्रोबोसिस। ये क्वेश्चन आ चुका है एक बार, सीपू के अंदर आया है और केरला पीएस में 2 बार मैंने इस क्वेश्चन को देखा, इसलिए थोड़ा याद आ गया, बीच में इसलिए बता दिया। और ध्यान रखना, मैंने 2-3 चीजें यहाँ टॉपिक से बढ़ के एक्स्ट्रा पढ़ाई, हालांकि जब टॉपिक आएगा तो बहुत सारी चीजें एक्स्ट्रा बताऊंगा। टॉपिक से तो आती जो आती है, हमारा सिलेक्शन का यही राज है इतने रेशियो का, कि टॉपिक के अलावा हम बीच बीच में जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनता है। जैसा ये प्रोबोसिस हुआ, वहां मैंने अदर बताया था, चिपमूक लाइक फेस और कहाँ देखने को मिलता है। एक बीच में बात चली थी बुलिमिया नर्वोसा की, उसके बारे में अपन आगे डिस्कस करेंगे, क्लियर है। यहाँ तक कोई डाउट है? बुलिमिया नर्वोसा में एक ध्यान रखना क्वेश्चन आता है, रसल साइन आता है। बुलिमिया नर्वोसा में कौन सा साइन? एक बीच में बता देता हूँ, यहाँ बात चली तो एक्स्ट्रा बताते हुए आपको। और हाँ, आपका इसी के साथ ही पूरा का पूरा मंथ का क्या हो गया? समापन हो गया, ये ध्यान रखना। बुलिमिया नर्वोसा के अंदर एक सिम्टम आता है, बुलिमिया नर्वोसा, जो साइकेट्रिक डिजीज है, जिसको क्या बोलते हैं? बिंज ईटिंग, मोड उड़ाना। यानी पहले फॉरेट का मिलेगा तो दबा दबा के खा लेगा टेस्ट के मारे, और फिर क्या करेगा? मोटे होने के डर में, फियर टू ओबेसिटी, क्या करेगा? मुंह में उंगली डाल के या लग्जरी एनिमल लेके क्या करेंगे? या तो एनिमल लेंगे या मोस्टली क्या करते हैं? वोमिटिंग करते हैं, बिंज ईटिंग, मोड उड़ाना। बुलिमिया नर्वोसा साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, क्लियर है। साइकेट्रिक डिसऑर्डर बुलिमिया नर्वोसा, तो पर्सन क्या करता है? बिंज ईटिंग, एक्सेसिव ईटिंग फॉलोड बाय वोमिटिंग। तो बताओ डेथ क्यों होती है पर्सन की? बार बार खाएगा और बार बार उल्टी करेगा, तो डेथ इज ड्यू टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एम्स में आया, एम्स दिल्ली और जोधपुर दोनों में क्वेश्चन आ चुका है। तो डेथ इज ड्यू टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। ये थोड़ा बीच में आ गया तो मैं बता देता हूं। और एक क्वेश्चन और ध्यान रखना बुलिमिया नर्वोसा का, एक्स्ट्रा बता रहा हूं, ये आपका टॉपिक से हटके, रसल साइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा साइन? रसल साइन। क्या होता है? कैलसेस ऑन
knuckle of hand due to repeated use of hand to induce vomiting. very important। रसल साइन क्या होता है? बुलिमिया नर्वसा में आदमी टेस्ट के मारे दबा दबा के खा लेता है, फिर कांच के सामने जाके देखता है कि मैं मोटा हो गया, साइकेट्रिक इलनेस है, मेरी बॉडी का वेट बढ़ेगा, फिगर बिगड़ जाएगा, तो मुंह में उंगली डाल के क्या करता है? वोमिट करता है। तो बार बार मुंह में उल्टी डालेगा तो दांतों की लगन लगेगी, तो ये जो नकल्स है ये काले काले पड़ जाएंगे। इस साइन को क्या बोलते हैं? कैलोसिस यानी काला पड़ जाना, नेक्रोस टाइप में ब्लैक ब्लैक हो जाना, क्या कहलाता है? रसल साइन। तो किसमें देखने को मिलता है? बुलिमिया नर्वसा। और यहाँ डेथ इज ड्यू टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। कोई डाउट है? नेक्स्ट। तो ये बात हुई है बड़े छोटे से टॉपिक इसकी, मम्स की। यहां तक किसी को कुछ भी डाउट हो तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी भी कह रहा हूं, आपको और वीडियो चाहिए तो अपना YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। ऐसे ही कंटिन्यू आपकी क्लास रहेगी और पूरा डिटेल में पढ़ाएंगे। कहीं पे भी किसी को क्वेश्चन को डाउट है तो तुरंत संपर्क करें, व्हाट्सएप करें। बहुत सारे बच्चों की मुझे शिकायत आती है कि कोई कह रहा है कि सर फलानी बुक में ये दे रखा। मैंने कहा बेटा बुक अलग चीज है, हम गवर्नमेंट सिलेक्टेड एम्प्लॉई है, कोई 50 एग्जाम क्लियर किए हैं तो थोड़ी बात हमारी भी मान लें, हम आपको गलत नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि हम अगर बुक को फॉलो करते थे आज आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं होते। और एक बार नहीं 50 बार सेलेक्ट हुए हैं, एक बार तो मान लीजिएगा एक्सीडेंटल हो गए और ऐसे ऐसे एग्जाम में सेलेक्ट हुए जो सिलेक्शन के लिए पसीने आ जाते हैं, वो भी टॉप रैंक के साथ। तो कुछ ना कुछ अनुभव है उसको मान लीजिएगा आप। और आप जो पढ़ते हो हमेशा सही नहीं है। और मैं आपको जो सारी वैल्यू बता रहा हूँ एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग। बहुत सारे कहते हैं कि एनक्लेक्स में ये लिखा, मैंने कहा भाई एनक्लेक्स एम्स दिल्ली को फॉलो करती है कि एम्स दिल्ली एनक्लेक्स को फॉलो करता है? बड़ा कौन? एम्स दिल्ली एनक्लेक्स। तो ध्यान रखिए एम्स बड़ा है, एनक्लेक्स तो किसी ने लिखी अपने जैसे पर्सन ने, उसको लग रहा है तो अच्छी है, और एम्स दिल्ली उसके अकॉर्डिंग थोड़ी चलेगा। तो ये दिल्ली एम्स दिल्ली का पैटर्न है। जितने भी मैंने बताए फर्स्ट सिम्टम, लास्ट सिम्टम और हर डिजीज का आपको यहाँ से केवल 10 क्वेश्चन बने। आपको इसको रिविजन करोगे तो केवल 10। ये आपने वीडियो देखा, इसके नोट्स आपको शिवांगी नर्सिंग एकेडमी के एंड्रॉइड ऐप में मिल जाएंगे। वहां से नोट्स कलेक्ट करें और वहीं पे आप टेस्ट दें। अभी मैंने डाल दिए हैं, वहां से आप टेस्ट दें और वहां से आप करें। क्लियर है? आप एक बार रिवीज कर लेते हैं। मम्स जो है रेस्पिरेटरी कम्युनिकेबल डिजीज है जो ग्लैंडुलर और नर्वस टिश्यू को अफेक्ट करती है। मेन जो पॉजिटिव एजेंट है वो पेरिटोनाइटिस वायरस है, आरएनए मिक्सोवायरस फैमिली से बिलोंग करता है। जीनस वगैरह पड़ा पन्ने प्लाज्मोविरिडाई वगैरह। इसके अलावा इसकी जो फैमिली है रूबेला वायरस, मम्स को रूबेला या पेरिटोनाइटिस भी बोलते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड अपन ने एक ही वर्ड में पढ़ा 16 से 18 दिन। क्लियर है? एक ही वर्ड में पूछे तो 16 दिन। उसके बाद 16 डेज। उसके बाद अपन ने बात करी कम्युनिकेबल पीरियड, तो 6 to 7 डेज बिफोर एंड 6 to 7 डेज आफ्टर द ग्लैंड स्वेलिंग। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना, ग्लैंड स्वेलिंग के 6 to 7 डेज प्रायोरिटी देनी है आपको। बिफोर को प्रायोरिटी देनी, दोनों वाले को कि बिफोर या आफ्टर को प्रायोरिटी किसको देनी है? बिफोर को। दूसरे नंबर पे अपन ने बात करी एज 5 से 9 साल तक के बच्चों में होती है, नॉर्मल बात है। 6 महीने तक नहीं होती बिकॉज मैटरनल जो मिल्क है उससे एंटीबॉडी मिलती है, इसलिए इम्यून रहता है बच्चा। इसके अलावा अपन ने बात करी सीजन वगैरह जनरल बात है। उसके बाद साइन सिम्टम में बात करी, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी देता है। साइन सिम्टम मोस्टली केसेस एसिम्प्टोमेटिक बट क्लासिकल फर्स्ट साइन इज ईयर अप, कान में क्या होगा? दर्द, और स्पेशली नाइट टाइम। एंड क्लासिकल साइन सिम्टम इज पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग, जिसकी वजह से डिस्पेजिया, ड्राई माउथ ऐसे सिम्टम आएंगे। क्लियर है? और पैरोटिड ग्लैंड स्वेल होगी तो कैसा होगा? चिपमुंक लाइक फेस। कैसा? गिलहरी की तरह। इसके अलावा चिपमुंक लाइक फेस बुलिमिया नर्वोसा में होता है। बुलिमिया नर्वोसा साइकियाट्रिक इलनेस है जिसमें नकल साइन देखने को मिलता है, बिंज ईटिंग होती है और डेथ इज ड्यू टू फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। बार बार उल्टी करेगा तो बॉडी में फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट की कमी होगी। इसके अलावा दूसरी पर बात करी मम्स के अदर सिम्टम में आपका फीवर, मलाइज हो सकता है, सीवियरिटी को दर्शाते हैं। ज्यादा सिम्टम आएंगे। सिम्टम में 2 इंपॉर्टेंट आपके। इसके अलावा रिस्क ऑफ असेप्टिक मेनिंजाइटिस एंड ऑर्काइटिस। कॉम्प्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से तो 100% फेवरेट है हर एग्जामिनर का। कॉम्प्लिकेशन में पहला क्वेश्चन की चिल्ड्रन का मोस्ट कॉमन तो वेरी इंपॉर्टेंट असेप्टिक मेनिंजाइटिस, जबकि अडल्ट में मोस्ट कॉमन ऑर्काइटिस 25 से 40% चांस। और अगर बायलेटरल ऑर्काइटिस हो तो इनफर्टिलिटी हो सकती है, ये भी ध्यान रखना। तो चिल्ड्रन अडल्ट में कॉम्प्लिकेशन में कई बार ऑर्काइटिस लिखा होता है, कई बार क्या लिखा होता है? इनफर्टिलिटी। दोनों है तो प्रायोरिटी आपको ऑर्काइटिस को देना, अगर इनफर्टिलिटी है तो उसको देना, ऑर्काइटिस है तो उसको देना है। इसके अलावा फीमेल में मोस्ट कॉमन पूछे तो ओफेराइटिस, बट इनफर्टिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा जीआईटी कॉम्प्लिकेशन अगर पूछे तो वेरी इंपॉर्टेंट, जीआईटी कॉम्प्लिकेशन पूछ ले अगर आपको तो पैनक्रियाटाइटिस। बाकी पेरिकार्डाइटिस जनरल सिम्टम आएंगे आपकी,
हेपेटाइटिस वगैरह जबरदस्त कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और एक बात करिए अपने वैक्सीनेशन की, सिंगल मम्स वैक्सीन देते हैं बाहर आने के बाद यानी 15 से 18 महीने पे, और उसका रूट IM रहता है 0.5 ml, और कमांड MMR अपने पढ़ ही रखिए। तो थैंक यू सो मच, अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें चैनल को और अपना प्यार और ध्यान रखें। हमेशा कभी भी आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर मेरे स्पेशली वीडियो देख रहे हो तो आप बीच बीच में निकाल के नहीं पढ़े, कंप्लीट पढ़े आप, और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। जब तक कंप्लीट नहीं पढ़ोगे एक एक वर्ड को, और ध्यान रखना जिंदगी में सिलेक्शन एक दिन में नहीं होता है, एक दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होता है। रोज टारगेट बनाए कि गवर्नमेंट एग्जाम में आने वाले 2 क्वेश्चन तैयार करें। अब तक अपने मीजल्स और मम्स पढ़े, इन दोनों में से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में श्योर आता है। तो 200 नंबर का पेपर है, उसमें से अपन ने 2 नंबर की तैयारी कर ली इन 4-5 घंटों में। अब केवल आपको 198 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, और अपन को पता मात्र 60% नंबर लाने, और मैं लिख के दे रहा हूं, इस तरह से आप कंटिन्यू पढ़ोगे तो कोई माइक का लाल या कोई माइक की लाली आपका संरक्षण नहीं रोक सकता। तो जय हिंद, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, कोरोना से बचे, बचाव ही सुरक्षा है। थैंक यू सो मच।